पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, उसके बाद भी आज आप टीचर हैं, और टीचर ऐसे भी नहीं है, हाँ। मतलब अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बल्कि जो हमारे फादर बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलता था। तो थोड़ा सा आर्थिक समस्याएं भी थी, किताबें भी नहीं मिल पाती थी। तो हम पढ़ाई के लिए क्या करते, 3-4 लड़कों ग्रुप बनाते थे और ये तय करते 2 किताबें तुम खरीद लो, 2 तुम खरीद लो, 2 तुम खरीद लो, और इस तरह से किताबें इकट्ठी करके पढ़ते थे। कॉलेज से बुक बैंक से इशू करा लेते थे। अच्छा, कुछ लड़के किताबें खरीदते थे तो कहते तुम्हें पढ़ने को हम क्यों दें, तो उनसे हम तय कर लेते तुम्हें बदले में अपने नोट्स देंगे कि बच्चा पढ़ता इसलिए है कि अच्छी नौकरी करूंगा। अब देखिए, यहाँ 2 चीजें होती हैं। अच्छी नौकरी करूंगा, वो ये नहीं सोचता कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। उसे स्वावलंबी होना है तो नौकरी को समझता है, जबकि नौकरी मतलब नौकर बनना। नमस्कार, मैं रागिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रागिनी टाइम्स। और आज एक नए सेशन के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसएस कॉलेज से, और हमारे सेशन का नाम है अनसुनी कहानी। मीन्स आप किसी के बारे में सिर्फ उतना जानते हैं जितना वो आपको बताते हैं, लेकिन हम वो बताएंगे जो कोई नहीं जानता है। तो इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी, और ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल कोई नाम के मोहताज नहीं है। एसएसपीजी कॉलेज में अगर कोई भी बच्चा आता है तो उसको पता रहता है कि अनुराग अग्रवाल जी कौन है। तो मिलवाते हैं आपको। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। नमस्कार रागिनी जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा चैनल आप चला रही हैं, और मैं आपके चैनल को लगातार देखता रहता हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ उसके ऊपर आप ला रही हैं। आपका बड़ा योगदान है पत्रकारिता में, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो वैसे तो सर आपके बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं एक बार अपने व्यूअर्स को सर की प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगी कि सर जो हैं वो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में, डीलिट इन कॉमर्स, वाइस प्रिंसिपल हैं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंट एसएस कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, जॉइंट सेक्रेटरी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन RUTA, है ना सर, एक्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ इंडिया कॉमर्स एसोसिएशन ICA नॉर्थ जोन, एक्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ इंडियन काउंटिंग एसोसिएशन IAA सेंट्रल जोन। तो ये तो सर की एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है। हम लोग जानना चाहेंगे सर की पर्सनल लाइफ के बारे में। मीन्स कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी, जब आपने सोचा होगा कि मैं टीचर बनूंगा। तो सर ये चाहते हैं कि आप शुरू से मतलब आप चले जाएं वहाँ पे, आपकी उस स्टार्टिंग की जर्नी में आप भूल जाएं कि अभी आप प्रिंसिपल हैं, अभी आप टीचर हैं, आपके ऊपर इतने सारे बच्चों का भार है। सब भूल जाइए, बस ये सोचिए कि मैं एक स्टूडेंट था। तो आप मुझे तब से सब कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक बात बिल्कुल शुरुआत से करने की है जी, तो बचपन में मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था जी। और जैसे सामान्य बच्चे होते हैं उनसे बिलो स्टैंडर्ड ही अपने आप को मालूम है। मैं हाई स्कूल में और इंटर में बस धक्का देकर किसी प्रकार से पास हुए। अच्छा। हाँ, हमारी पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि हमारे बाबा प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, तो वो हम लोगों को देखते ही पढ़ाने के लिए बिठा लेते थे। तो घर में भी हम उनसे बच के निकलते थे, बाबा की निगाह हमारे ऊपर ना पड़े। अच्छा। अगर निगाह पड़ गई तो बिठा लेंगे और पढ़ाएंगे, और पढ़ने की प्रवृत्ति बिल्कुल थी नहीं हमारी। इस तरह से हाई स्कूल इंटर तक हम रहे। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद बीकॉम में जब हमारा एडमिशन हुआ, तो उस समय हमारे घर में एक साधु महात्मा आया करते थे। तो हमारी दादी जी ने उनसे पूछा कि बाबा जी, लड़का क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि माता, ये लड़का कुछ नहीं करेगा, ये तो ऐसी घास छीलेगा। अच्छा। तो उनकी ये बात हमें लग गई। बस यहाँ से नेगेटिव मोटिवेशन मिला हमें पढ़ने का। अच्छा। उस दिन हमको लगा कि अब हम पढ़कर दिखाएंगे, और उस दिन हमने मन में ठाना कि अब हम पढ़ेंगे और पढ़कर कुछ बनकर दिखाएंगे। तब तक ये नहीं सोचा था टीचर बनेंगे, लेकिन बनने की बात दिमाग में आ गई, और उस दिन से हमने कापी किताबें संभाली और पढ़ना शुरू करा। तो बीकॉम में हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। जब हम बीकॉम पार्ट 1 में थे तो बरेली कॉलेज पढ़ते थे, और जिस रास्ते से हम कॉलेज तक जाते थे उस रास्ते में हमारे कई प्रोफेसर भी पढ़ते थे, और वो लोग भी साइकिल से जाते थे और हम भी साइकिल से जाते थे।
तो टीचर का इतना सम्मान था कि अगर टीचर दिखाई दे गया साइकिल पे जाता हुआ तो कोई बच्चा उससे आगे अपनी साइकिल नहीं निकालता था। हाँ। सबकी साइकिलें पीछे पीछे चलती थी फिर। तो मुझको लगा टीचर तो बड़ा सम्माननीय पेशा है। और जब हम लोग कॉलेज में जाते थे तो किसी जाति धर्म का बच्चा हो, सब बच्चे पैर छूते थे टीचर के। तो हमको टीचर के इस सम्मान ने आकर्षित किया। तो मुझको लगा कि मुझको भी टीचर बनना चाहिए। दूसरी एक बात यह भी थी कि हमारे फादर को छोड़ के हमारे घर में सब टीचिंग प्रोफेशन में थे। जैसे मेरे बाबा प्रिंसिपल रहे, मेरे फादर के बड़े भाई प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज में, उनसे बड़े वाले बरेली कॉलेज में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। तो खून में तो टीचिंग का था, लेकिन मेरे फादर चूंकि बिजनेसमैन थे तो मेरे दिमाग में उस वक्त तक टीचिंग वाला नहीं था। लेकिन जब बरेली कॉलेज में पढ़े और टीचर्स का इतना सम्मान देखा तो उस सम्मान ने मुझे आकर्षित किया कि मैं भी टीचर बनूं। तो बीकॉम पार्ट 1 करने के बाद मैंने तय करा कि अब मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही आऊँगा और डिग्री कॉलेज में ही आऊँगा। और ये तय करके फिर मैंने बीकॉम, उसमें 2 साल का होता था, तो बीकॉम पार्ट 2 किया तो फर्स्ट डिवीज़न आई, जबकि हाई स्कूल इंटर में तो सेकंड डिवीज़न पास हुए थे। और उसके बाद फिर एमकॉम करा तो फर्स्ट आई। फिर टीचिंग में ही रहना था तो टाइम था तो एमए इकोनॉमिक्स कर लिया ताकि 2 अपॉर्चुनिटी हो जाएं, चाहे कॉमर्स में चले जाएं चाहे इकोनॉमिक्स में चले जाएं। तो इकोनॉमिक्स में भी फर्स्ट डिवीज़न आई। और इकोनॉमिक्स में एमए करते करते इस कॉलेज में वैकेंसी निकली है, एसएस कॉलेज में, तो मैंने वैकेंसी भर दी। उस समय मैनेजमेंट में इंटरव्यू हुआ करता था, इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर यहाँ ज्वाइन करने के बाद नौकरी करते करते हमने पीएचडी किया कॉमर्स में, फिर पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। 2 पीएचडी इसीलिए की कि चूंकि नौकरी टेम्परेरी थी तो ये लगता था परमानेंट नौकरी के लिए हम पे 2 ऑप्शन होंगे, चाहे कॉमर्स में चले जाएंगे चाहे इकोनॉमिक्स में चले जाएंगे। तो 2 पीएचडी कर ली और उसके बाद में नौकरी ईश्वर कृपा से स्थायी हो गई कॉमर्स में ही। फिर हमने कॉमर्स में डीलिट कर ली। ये सर्वोच्च डिग्री डीलिट होती है, इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती है। और इस पूरे जनपद में डीलिट करने वाले 2 ही लोग हैं, एक मैं और एक हमारे उसमें प्रिंसिपल थे आजकल जो हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा साहब। बाकी इस जनपद में कोई डीलिट कॉमर्स में नहीं है। अच्छा, मतलब आपने बिल्कुल, कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, उसके बाद भी आज आप टीचर हैं। और टीचर ऐसे भी नहीं है, मतलब अच्छे से पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बल्कि जो हमारे फादर बिजनेसमैन थे तो बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलता था, तो थोड़ा सा आर्थिक समस्याएं भी थी, किताबें भी नहीं मिल पाती थी। तो हम पढ़ाई के लिए क्या करते, 3-4 लड़कों ग्रुप बनाते थे और ये तय करते 2 किताबें तुम खरीद लो, 2 तुम खरीद लो, 2 तुम खरीद लो। और इस तरह से किताबें इकट्ठी करके पढ़ते थे। कॉलेज से बुक बैंक से इशू करा लेते थे। अच्छा, कुछ लड़के किताबें खरीदते थे तो कहते तुम्हें पढ़ने को हम क्यों दें, तो उनसे हम तय कर लेते तुम्हें बदले में अपने नोट्स देंगे। हाँ, तो हम किताबों से इकट्ठा करके एक ही विषय की कई किताबें इकट्ठी करके उनसे पढ़ के उन्हें मिलाकर के नोट्स बनाते थे, उसके नीचे कार्बन लगाते थे और कार्बन कापी उन बच्चों को देते थे जो हमें अपनी किताबें इसी शर्त में देते थे कि तुम हमें इतना नोट्स लिख कर दोगे। हाँ, तो उसमें थोड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ खराब थी फादर की हमारे, तो इस तरह से पढ़ाई की और घर वालों ने खैर पूरी सपोर्ट करी जो कुछ भी था जैसे भी था। और ऐसे बस यहाँ नौकरी पा गए और यहाँ पे भी काफ़ी संघर्ष रहा। तो आपने जब यहाँ पे आपकी जॉब लगी थी उस टाइम कौन सा सन था और आप कितने साल के रहे? 1986 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और मेरा बर्थ ईयर है नवंबर 1964, 1964। तो मेरे 21 साल पूरे हो चुके थे, 22वां साल चल रहा था जब मैंने यहाँ नौकरी की थी शुरू। और उस समय जब हम नौकरी में आए थे तो इस कॉलेज के अंदर 4-5 कमरे थे कुल, बाकी सब मैदान था, बाग बने हुए थे, बहुत बड़े बड़े आम के कटहल के बाग थे। और प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चे कॉमर्स में पढ़ने आते थे उनकी आयु मुझसे भी ज़्यादा थी। हाँ, गांव के बच्चे आते थे, बहुत से बच्चे तो ऑलरेडी शादीशुदा होते थे, उनके बच्चे होते थे और ऐसे बच्चे पढ़ने आते थे तो उनको कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत होती, अनुशासन की समस्या आती थी। और उस टाइम थोड़ा सा माहौल भी चेंज था और ये कहा जाता था कि जिसका एडमिशन कहीं ना हो रहा उसका एसएस कॉलेज में हो जाएगा, ऐसी कहावत थी। तो बच्चे भी थोड़ा शैतान होते थे, लेकिन फिर भी एक गुरु शिष्य परंपरा थी कि बच्चे टीचर का सम्मान भी करते थे, अभद्रता नहीं करते थे। तो इसलिए थोड़े दिन प्रॉब्लम रही। फिर उस समय हमारी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा कि भी कुछ अपना तुम ड्रेसअप सेंस कुछ चीज़ें बदलो ताकि लगे कि तुम टीचर हो। तो पहले मैं जीन्स बहुत पहनता था, तो मैंने जीन्स पहनना छोड़ी, हाफ शर्ट पहनना छोड़ी, फुल शर्ट पहनना शुरू की। फिर मैंने अपनी एज, क्योंकि 22 साल 23 साल के थे, तो एज दिखाने के लिए भी दाढ़ी रखी
अच्छा। शेव रखी मैंने, तो ताकि मैं बच्चों से अलग दिखाई दूँ, मैं टीचर हूँ, मैच्योर दिखाई दूँ थोड़ा सा। तो वो सब करा और फिर धीरे-धीरे बच्चों में स्थापित हो गए जब टीचर के रूप में, हाँ। तो फिर इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन एक टीचर की लाइफ में ये होता है कि मर्यादाओं का पालन करे और समाज उससे अपेक्षा भी करता है। तो गृह जनपद आपका यही है, शाहजहाँ? नहीं, गृह जनपद हमारा बरेली है। बरेली गृह जनपद है, सारी पढ़ाई बरेली से है। लेकिन सारी कर्म भूमि मेरी शाहजहाँपुर है। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया जीवन में, वो शाहजहाँपुर की भूमि से ही प्राप्त किया। अच्छा, जब आप स्टडी कर रहे थे तो उस समय आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई? एक्चुअली हमारे ज़माने में कॉमर्स में कोई लड़की पढ़ती ही नहीं थी। 86 में कोई लड़की बीकॉम में एडमिशन नहीं लेती थी। और हम लोगों का टाइम होता था बीकॉम का सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। तो हम लोग पढ़ के जब घर चले जाते थे, तब बीए और बीएससी क्लास शुरू होते थे बरेली कॉलेज में, तो लड़कियां बीए और बीएससी में आती थी। अच्छा। तो इसलिए हमारी उस टाइम में कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं पढ़ने के टाइम में। तो सर, आपकी जो पहली गर्लफ्रेंड बनी थी वो कब बनी? देखिए, मैंने बताया मेरी कॉलेज लाइफ में तो लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी साथ में। जी। लेकिन जब मैं नौकरी में आया 1986 में, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, समाज के लोग जुड़ने लगे और नए नए थे, कोई ज़्यादा जान पहचान लोगों से नहीं थी, और जो लोग जुड़ते थे उनसे फैमिली रिलेशन हो जाते थे। तो एक साहब परिचित हो गए, उन्होंने किसी जगह कहा भी उनकी लड़की उसे पढ़ा दिया करो थोड़ा। तो उनके घर चले जाते थे। हमारे यहाँ टीवी भी नहीं था, हमने तो नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, तो वहाँ टीवी देखने का आकर्षण भी था और रामायण आया करती थी, तो रामायण देखने चले जाते थे। तो उनकी एक लड़की को हम पढ़ाने लगे, वो एमए में पढ़ती थी इकोनॉमिक्स में। तो उससे तो कोई मतलब नहीं था, वो तो स्टूडेंट थी। लेकिन पता नहीं क्या था, उसकी छोटी वाली बहन जो थी वो बीएससी में पढ़ती थी, वो मुझसे बहुत अट्रैक्ट होती थी और मुझको नहीं पता था ये बात। हाँ, जब वो बीएससी पास कर ली तो उसने अपने घर में कहा मैं तो एमए इकोनॉमिक्स करूँगी, जबकि उसकी लाइन तो साइंस थी। और जब उसने एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, तब उसने कहा अनुराग सर से पढ़ूंगी। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने मुझे बताया कि मैंने आपके पास आने की वजह से एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। हाँ, फिर उसने मेरे को जो है पढ़ाई कम करी और दूसरी बातें ज़्यादा करती थी। तो पहला एक वो मेरा एक्सपीरियंस था लाइफ का, जब किसी लड़की से एक फ्रेंडशिप हुई। और वो चली, कई साल चली, उसने एमए करा, फिर बाद में 2 साल के बाद में वो मैरिज भी करना चाहती थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम टेम्परेरी जॉब में थे। तो किसी अच्छे घर की लड़की के साथ एक आधी अधूरी नौकरी के साथ में, उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, हम भी मन से नहीं चाहते थे, और कोई गलत रिलेशन नहीं था, पवित्र संबंध थे, तो फिर वो आगे चले नहीं। तो आपकी शादी हुई थी, फिर क्या रीजन रहा जो आपकी शादी नहीं चल पाई, अगर आप बताना चाहें? हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, शादी हुई थी और हमारे ही कॉलेज के उसमें प्रिंसिपल थे डॉक्टर सोती जी, सोती शिवेन चंद्र जी। उन्होंने, मेरठ के वो रहने वाले थे, तो उन्होंने मेरठ में ही एक लड़की अपने आप पसंद की और मुझसे कहा तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो मेरे ख्याल से परिवार अच्छा है, शादी कर लो। उन्होंने मुझे लड़की दिखाई, मुझको भी लगा ठीक ठाक है, एवरेज है, हमारे हिसाब से सही है, तो मैंने भी हाँ कर दी, वो शादी हो गई। शादी के बाद में हम लोग ठीक ठाक रहे, हमारे 3 बच्चे भी हुए। लेकिन उसके बाद में हमारी मिसेज को लोगों ने कुछ उनके साथ की फ्रेंड्स रही हों, मोहल्ले के लोग रहे हों, उनके रिश्तेदार रहे हों, तो चढ़ाना बढ़ाना शुरू कर दिया और तमाम तरह की बातें उनके दिमाग। लेकिन वो हमसे कोई चीज़ क्लियर नहीं करती थी, उनके मन में चलता रहता था। अच्छा, मेरी एक कमी ये थी कि मैं इतना ज़्यादा बिजी रहता था, मैं उनको कोई पर्सनली कभी टाइम भी नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरा कॉलेज उन दिनों सुबह 8 बजे का हुआ करता था। तो मैं सुबह 8 बजे कॉलेज आता था, तब वो सो रही होती थी, और जब मैं कॉलेज से जाता था उसके बाद फिर दूसरे कामों में एंगेज रहता था, पीएचडी वाले बच्चों में एंगेज रहता था। फिर रात को जब मैं जाता था तो डिनर भी अक्सर वो जल्दी करके वो सो जाती थी, मैं लेट करता था, तो मेरे पहुंचने तक वो सो चुकी होती थी। तो बात करने से ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था, वो कुछ अपने मन में रखती भी थी, क्लियर भी चीज़ें नहीं करती थी, तो क्या उनके मन में रहा। लेकिन जहाँ तक मैंने अनुभव किया, तो उनकी जो समस्याएं जो भी रही हों, परिवार से अलग होने की जो बात है, वो संभवतः उनके मदर फादर उनको ज़्यादा पुश करा। हाँ, इसमें उनकी गलती कम है, उनके पेरेंट्स ने उनको सही दिशा नहीं दी। और दूसरा था, दिन भर वो लोग मोबाइल फ़ोन पर हर काम के लिए घर पे ही राय लेना, अपने मदर फादर से कंसल्ट करना। तो देखिए, बात करना, कंसल्ट करना कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन शादी बाद आपका अपना घर हो जाता है, तो आपको अपने निर्णय अपने आप लेने चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों का, वो उनकी गाइडेंस में ज़्यादा रही और उनको
थोड़ा सा उनके दिमाग को परिवर्तित करने में हमारे ससुर साहब का और हमारी सास जी का ज़्यादा योगदान रहा। उनके कहे में वो ज़्यादा रही। और उसके बाद में फिर उन्होंने प्रपोजल रखा कि आप ट्रांसफ़र करा लीजिए शाहजहाँपुर से, ट्रांसफ़र करा के मेरठ आके रहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, तो जॉइंट फैमिली में तो पहले भी नहीं रहती थी, हम अपने साथ रखते थे। लेकिन हमने कहा देखिए हम पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, उनकी जिम्मेदारियां हैं और भी चीज़ें हैं, और यहाँ हमारी एक ज़मीन बनी हुई है शाहजहाँपुर में, तो मैंने मना कर दिया। बस वो इस बात को लेकर एक स्वाभिमान की टकरार हो गई, वो चल रही है। अच्छा। कॉलेज में आपको कई बार ऐसा सुना गया कि उस टाइम पे तो मेरा भी नहीं आना था कॉलेज में, ये सुना जाता है कि आपको लोग लव गुरु के नाम से जानते हैं, सही है? हाँ, ये बिल्कुल बात सही है जी। अगर लोग मुझे लव गुरु के नाम से जानते थे। क्या रीजन था? उसका रीजन ये था कि हमने जब नौकरी ज्वाइन की थी नई तो एक जैसे 22-23 साल का लड़का होता है, तो कम आयु में अपने आप एक शरीर में फिजिकली एक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, तो वो था। और थोड़ा उस समय में हम अपनी फिजिकली फिट रहने की और अपने आप को जैसे अच्छा दिखने की आदत नौजवानों में होती है, वो भी थी, तो वो चीज़ें मेंटेन करते थे। और उस समय कॉलेज के अंदर हमारा स्टाफ कम था, तो जो सारे काम होते थे उसमें हम ही लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता था। जूनियर होने की वजह से और नौजवान होने की वजह से हमको प्रिंसिपल ज़्यादा लगा देते थे कामों में, तो ज़्यादातर लड़कियां हमारे संपर्क में ही आती थी। तो जितनी कल्चरल एक्टिविटी होती थी सब मैं कराता था, क्योंकि हमारे यहाँ संगीत का विभाग ही नहीं था। जितने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती थी वो मैं कराता था, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर ही नहीं था। ले दे के 10-12 टीचर थे, उनमें भी हम जूनियर थे, तो इन सब कामों में हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता था। और कल्चरल प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स हो या ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें लड़कियां बहुत भाग लेती हैं और हमें उन सबसे काम लेना होता था। तो उनसे हम अपने ऐसे रिलेशन मेंटेन रखते थे कि जैसे एज ए फ्रेंड हो, क्योंकि फिर वो डरती नहीं थी। अगर उनके मन में भय होता था तो वो टीचर की बात नहीं करना चाहती थी, और हम ऐसा रिलेशन रखते थे, उन्हें जब फ़ोन कर दिया कि आ जाओ कल प्रोग्राम है, तो वो आ जाती थी तुरंत। तो उनसे अपने कॉलेज के कामों को कराने की जिम्मेदारी एक तरह से मेरे पास थी, तो निकटे लोगों को निकटता का आभास होता था। और ज़्यादा आयु में अंतर नहीं था हम लोगों की आयु में, लड़कियों की हमारी आयु में, तो वो एक टीचर के रिलेशन के साथ साथ एक स्वच्छ संबंध मित्रता के भी हो जाते थे। तो लड़कियां थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी होती थी, इसलिए भी उस जमाने में लड़कियों को दूसरों से मिलने जुलने की ज़्यादा इजाज़त भी नहीं होती थी, लेकिन टीचर होने के नाते उनको हमसे मिलने में कोई बाधा नहीं होती थी। तो लोगों को लगता था कि इनके साथ बहुत लड़कियां अट्रैक्ट रहती हैं, चलती हैं। तो वो तो खैर था, और मैं चलता था, 10-12 मेरे साथ चलती थी। अच्छा। और कभी कभी लड़कियां आके हाथ मिलाती थी, सर हमारा ख्वाब है आपसे हाथ मिलाने का। अच्छा। हमने मिलाओ। तो लेकिन वो एक रिलेशन, एक पवित्र संबंध होते थे, लेकिन लोग उसको देख के कुछ और जज करते थे, तो वो तो अपने शब्दों में दे रखा था नाम लव गुरु। अच्छा। तो इस नाम से आप काफी चर्चा में रहे? हाँ, काफी चर्चा में रहे। अच्छा सर, अभी क्या हो रहा है ना कि बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि MBA वाले चाय बेच रहे हैं, MBA चाय वाला के नाम से, कोई पकौड़े बेच रहा है BA करने के बाद। तो ये ट्रेंड है या आपकी नजरों में ये ऐसा है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते इसलिए इस ओर आ रहे हैं, या जॉब की कहीं ना कहीं कमी है? नहीं, देखिए इसमें ना 2-3 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि जैसे हमारा शहर छोटा शहर है, हमारे यहाँ जो बच्चों के गार्जियंस हैं वो भी उतनी ज़्यादा अपडेट नहीं है। एक्चुअली जब बच्चा 10th क्लास में आता है, उसके गार्जियंस को अपने बच्चे की क्षमताओं को जज करने के बाद ये तय कर लेना चाहिए कि मेरे बच्चे का रुझान किधर है और उसकी कैपेसिटी क्या है काम करने की, उसके हिसाब से उसे पढ़ाई करानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे गार्जियन क्या करता है, हाई स्कूल के बाद इंटर कर लो, इंटर के बाद में BA कर लो, अच्छा तुम्हारा दोस्त भी काम कर रहा है तो तुम भी काम कर लो। वो सब एक दूसरे के सहारे ऐसे चलते हैं। उनका उद्देश्य खाली है कि BA BSc भी काम कर लो, अब खाली हो तो MA कर लो, काम कर लो, लेकिन क्यों कर लो ये चीज़ वो तय नहीं करते हैं। पढ़ाई करने से पहले हमें तय करना चाहिए हमें आगे बढ़ना क्या है, तो उसके लिए गाइडेंस भी जरूरी है। हाँ, उसको लेकर हमें अपने पढ़ाई को तय करना चाहिए। अच्छा, गाइडेंस की कमी कहीं नहीं होती है, ये हो सकता है बहुत अच्छी गाइडेंस शाहजहाँपुर में ना हो तो लखनऊ में मिल जाए, उसके लिए प्रयास तो गार्जियन को करना चाहिए। गार्जियन तो बच्चे का एडमिशन कराने भी नहीं आते, बच्चा अपने आप काहे में एडमिशन ले गया उन्हें पता भी नहीं होता। बहुत से ऐसे गार्जियन हैं, पहले जमाने में अगर कोई लड़की एडमिशन लेने आती थी तो पहले गार्जियन साथ में आकर देखते थे कॉलेज कैसा है, पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं। अगर बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता था तो गार्जियन पूछने आते थे मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब तो बच्चे के साथ कोई गार्जियन ही नहीं आता है,
तो अब एक एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा स्वच्छंद है, हम उस एटमॉस्फेयर को दोष नहीं दे रहे हैं। जी। आगे बढ़ने के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है, लेकिन अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके प्रति ना तो बच्चे गंभीर हैं और उसके प्रति ना गार्जियन गंभीर हैं। जिन गार्जियंस ने अपने बच्चों को प्लान्ड वे में पढ़ाया है, देखिए उनके बच्चे सक्सेसफुल हैं। जो बच्चे मेहनत करके प्लान्ड वे में पढ़े हैं वो भी सक्सेसफुल हैं। ये बेरोजगारों की जो भीड़ दिखाई देती है, ये वो बच्चे हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अपने टारगेट को तय करे बिना बस डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ते रहते हैं। ये वो बच्चे हैं। और एक और हमारी युवाओं में प्रवृत्ति है कि बच्चा पढ़ता इसलिए है कि अच्छी नौकरी करूंगा। अब देखिए यहाँ दो चीजें होती हैं। अच्छी नौकरी करूंगा, वो ये नहीं सोचता कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। उसे स्वावलंबी होना है तो नौकरी को समझता है, जबकि नौकरी मतलब नौकर बनना। नौकर बनकर कोई स्वावलंबी नहीं हो सकता। तो सर अगर बच्चों के लिए आप सही गाइडेंस पे क्या सजेस्ट करेंगे, शाहजहांपुर के लिए स्पेशली जो बच्चे भटक जाते हैं उनके लिए क्या सजेस्ट? देखिए बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करते समय खाली पूरे जीवन को मौज में ना काटें। ऐसा देखने में आता है उनकी मौज मस्ती में लाइफ कट जाती है, स्टूडेंट लाइफ। जब वो डिग्री लेके कॉलेज से बाहर निकलते हैं तब सोचते हैं अब मैं क्या करूँ। उन्हें ये चीज़ पहले सोचना चाहिए एडमिशन लेने से पहले कि मुझे क्या करना है। उसके हिसाब से अपने पाठ्यक्रम का चयन करें और पढ़ाई करें। और दूसरी ये ना सोचें पढ़ने का अर्थ है केवल नौकरी करना। पढ़ने का अर्थ ये है कि अपने पैरों पे हम खड़े हों। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकते हैं। नौकरियां इतनी नहीं हो सकती जितनी हमारी पॉपुलेशन है, इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना ज़्यादा अच्छा है। अगर एक बच्चा एक छोटा बिजनेस भी करता है तो अपने पैरों पे खड़ा होता है, साथ में 10 लोगों को और रोजगार देता है। तो उनको इस तरफ सोचना चाहिए। दूसरा, बच्चों की एक सोच ये भी है कि नौकरी का अर्थ वो ये मानते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, एसी कमरा हो, मेरी कुर्सी पड़ी हो, 4 मेरे नौकर हो। नौकरी का अर्थ ये थोड़ी होता है। आप उस काबिल बनिए कि आप उस नौकरी को प्राप्त कर सकें। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि लोग पढ़ लिख के पकौड़ा बेच रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पढ़ लिख के पकौड़ा बेचने का अर्थ ये है कि लोग अपना पढ़ लिखने के बाद भी अपना काम कर रहे हैं। और पढ़ा लिखा व्यक्ति का पकौड़ा बनाएगा तो नेचुरली दूसरे से कुछ उसमें नया करेगा, ये कुछ इनोवेटिव करेगा, और उसकी जो नई नवीनता होगी वही उसके व्यापार को सक्सेस करेगी। बड़ी बड़ी कंपनी है, देखिए टेम्पटेशन है, कॉफी बेच रहे हैं, है ना, पैटीज बेच रहे हैं, तो ये भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो इस तरह से पढ़े लिखे होने का अर्थ है कि आप जो भी काम करें वो दूसरों से अच्छा करें, अलग तरह से करें, और आपके शहर की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखकर अपना प्रोडक्ट आप तैयार करें। बिहार में सर सबसे ज़्यादा ये मामला चल रहा है कि बिहार में भी ऑल ओवर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए। इस बात का इशू वहाँ पे इसलिए चल रहा है कि वहाँ पे सिर्फ बिहार के लोकल के लोग ही अभी तक अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? देखिए कुछ स्टेट्स को ऐसा लगता है, जैसे बिहार है, एक बार राजस्थान में भी ऐसा था, महाराष्ट्र में भी कभी कभी पॉलिटिकली लोग उठा देते हैं इन चीज़ों को। तो स्टेट्स को कुछ ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो नौकरी है वो हमारे नौजवानों को ही मिलना चाहिए। अगर बाहर के लोग आ जाएंगे तो हमारे नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे। तो कुछ स्टेट कभी कभी कोटा भी कर देते हैं कि बाहर वाले लोगों के लिए 10% कोटा है खाली, या कुछ स्टेट में ऐसा कर देते हैं कि हमारे जो बाशिंदे हैं, हमारे यहाँ निवासी हैं, उन्हें हम 10 वेटेज मार्क्स दे देंगे तो वो मेरिट में ऊपर हो जाएंगे। तो इसलिए उनको ऐसा भय लगता है कि अपने लोगों को हम रोजगार दे सकें। मुझको एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपनी बात कहूँगा, कोई पॉलिटिक्स से मेरा मतलब नहीं है, कि हमको बाजार सबके लिए खोल देना चाहिए। अगर बाहर के अच्छे लोग नौकरी करेंगे तो इसका मतलब हमारे यहाँ के बच्चों से ज़्यादा अच्छे हैं। और जब अच्छे लोग नौकरी में आएंगे तो आपके बच्चों का निर्माण भी तो अच्छा ज़्यादा होगा, आपकी जो पीढ़ी आ रही है वो भी तो ज़्यादा अच्छी तरह निर्मित होगी, और एक कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। जब प्रतियोगात्मक वातावरण बनेगा तो जो बच्चे आप जिनको अपना आप खराब बच्चा मान रहे हैं वो भी कंपटीशन में अच्छा बनेगा, जब उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना आएगी। जब आप उसे संरक्षित कर देंगे, नहीं तुम्हारे लिए तो नौकरी है ही, तो वो क्यों मेहनत ज्यादा करेगा, वो तो सोचेगा मैं तो अपने राज्य में नौकरी पा ही जाऊंगा। तो बच्चों को अच्छा करने के लिए सबके लिए दरवाजे खोलने चाहिए, और अपने बच्चों को ऐसा बनाइए दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करें, विदेश में जाके करें। तो सर अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ये मान लेना चाहिए कि आपने अपना जीवन जो है कॉलेज को सौंप दिया है, या अपनी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में कुछ सोच रखा है? देखिए अब तो मैं अपनी वर्तमान जो मेरी लाइफ है उसमें रहने का मैं आदी हो चुका हूँ, पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और भगवान ने मुझको जितना मैं जिस काबिल था उससे ज़्यादा दिया है। और मेरे इस जीवन के निर्माण में मैं अपना मनी में गुरु मानता हूँ स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी को। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरक हैं। आज इस कालीन नगर में हूँ और मैं यहाँ रहकर कुछ कर पाया हूँ तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है।
और मैंने उनसे जाने अनजाने बहुत चीज़ें सीखी हैं, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य से सीख ली थी, इस तरह से। तो मैंने उन्हीं से प्रेरित होकर अपने जीवन का अधिकतम समय इस कॉलेज को समर्पित किया है और जब तक मैं यहाँ हूँ, तब तक इस कॉलेज के लिए इसी प्रकार समर्पित रहूँगा। और यहाँ से रिटायर होने के बाद भी बिना किसी सैलरी के भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस कॉलेज के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी अपनी पर्सनल जानकारी हमें देने के लिए, जो किसी को भी नहीं पता था वो चीज़ें भी आपने हमें बताई। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपने सब जाना अनुराग सर के बारे में। एसएस कॉलेज में इतना नाम है, सब बच्चे जानते हैं यहाँ पर कि अगर किसी से कोई छोटा भी काम हो सकता है तो शायद वो अनुराग सर ही करा सकते हैं। एक आम इंसान, मतलब वो स्टूडेंट, हर बच्चा इतना आसान नहीं है कि किसी शिक्षक से सीधा मिल ले जाके, लेकिन जब आप 1 साल प्रिंसिपल के पद पर भी रहे थे तब भी बच्चे आपसे इंटरेक्ट रहते थे। तो ये एक चीज़ है जो आपने दूसरों को दी है, जो आपस में कोऑर्डिनेट होता है वो आपने बनाया है एक स्टूडेंट से। सारे बच्चे आके कोई समस्या होती है उसका हल ले लेते हैं, ये हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है। तो एक नेचर में है आपके ऐसा। थैंक यू सो मच सर, इतना समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत